चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज संसद में काफी एक्शन देखने को मिला। संसद के दोनों सदन में वक्फ संशोधन बिल पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की रिपोर्ट सौंपी गई। हालांकि रिपोर्ट सौंपे जाने के साथ ही संसद में भारी हंगामा भी देखने को मिला, क्योंकि विपक्षी दलों ने ये आरोप लगाए हैं कि उन्होंने जो असहमति जताई थी उसे रिपोर्ट से हटा दिया गया है। हालांकि बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्षी सदस्य जो बातें जोड़ना चाहते हैं उसे जोड़ लें। जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी प्रोसीजर है। मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। चलिए इस बड़ी खबर पर पूरी डिटेल्स लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय अब हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण जी, आज संसद के बजट सत्र का पहला चरण खत्म हो गया, लेकिन हंगामा काफी देखने को मिला। क्या है पूरी डिटेल्स? बिल्कुल, इस हंगामे के आसार काफ़ी ज़्यादा पहले से जताए जा रहे थे, क्योंकि मामला ही था ऐसा कि वक्फ संशोधन बिल वहाँ पे जेपीसी की रिपोर्ट अपनी सौंपे जानी थी। और जिस तरीके से जेपीसी की बैठकों में हंगामा होता रहा था, तो लग रहा था कि जैसे रिपोर्ट सौंपे जाएंगी यहाँ पे वाकई हंगामा होगा, और हुआ भी यही। लोकसभा में जैसे ही जगदम्बिका पाल ने रिपोर्ट सौंपी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, तो उसके बाद हंगामा काफ़ी ज़ोरदार होने लगा। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि समिति के जो विपक्षी दलों के जो सांसद थे, उन्होंने अपनी जो बातें रखी थी, डिसेंट नोट रखा था, उसको इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट से हटा दी है। और इस पर इतना हंगामा बढ़ गया कि लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि अगर आपको लगता है कोई बातें आपके हटा दी गई तो आप उसको संसदीय नियमों के तहत उसको वापस से जोड़ सकते हैं। और उसके बाद मामला थोड़ा बहुत शांत होता, लेकिन हंगामा देखते हुए सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी इसे रखा गया। राज्यसभा में जैसे रखा गया, वहां भी 10 मिनट के लिए हंगामा काफी ज्यादा हुआ, तो उस कार्रवाई को स्थगित करनी पड़ी। लेकिन रिपोर्ट अब पेश कर दी गई है। विपक्षी सांसद अगर कुछ जोड़ना चाहते हैं तो इसमें जोड़ने का एक मौका उनके पास जरूर रहेगा। लेकिन इसके साथ ही पूरे संसद के बजट सत्र के पहले हिस्से का आज कह सकते हैं समापन हो गया, और अब संसद अगले कुछ दिनों तक नहीं चलेगा। 10 मार्च को दोबारा संसद की कार्रवाई शुरू होगी, जो बजट सत्र का दूसरा हिस्सा होगा, जो 4 अप्रैल तक चलेगा। उसमें फाइनेंस बिल पारित कराया जाएगा, वो सबसे बड़ा एक कह सकते हैं एजेंडा रहेगा। जी लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहे। नए इनकम टैक्स बिल 2025 को जो आज पेश किया गया है, इस पर भी आपसे पूरी जानकारी लेंगे। इससे पहले दर्शकों को बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 को पेश किया। न्यू इनकम टैक्स बिल इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। फिलहाल इस बिल को लोकसभा की सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया है। कमेटी अगले सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करेगी। With your permission, sir, I rise to move that the House agrees to authorize Honorable Speaker yourself, sir, to constitute a select committee of this House on the Income Tax Bill 2025. The terms and conditions regarding the committee will also be decided by the Honorable Speaker. The committee shall make a report by the first day of the next session. जी, तो लक्ष्मण जी अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नए इनकम टैक्स बिल में क्या कुछ खास है, ये बताएं। देखिए, सबसे पहली बात तो जैसे ही इनकम टैक्स बिल का नाम आता है तो लोगों को उम्मीदें रहती हैं कि शायद कुछ इनकम टैक्स में राहत मिल रही है क्या, या फिर कई लोग डर जाते हैं कि कहीं कुछ यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि कुछ टैक्स की देनदारी बढ़ने वाली है। तो बता दूं कि ना तो राहत मिलेगी ना तो देनदारी बढ़ेगी। ये इनकम टैक्स का नया बिल जो है, दरअसल इनकम टैक्स बिल को आसान बनाने के लिए रखा गया है, और इस बिल में आसान शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, आसान भाषा का इस्तेमाल किया गया है, समझाने के लिए अलग अलग 57 टेबल्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि लोग आसानी से समझ जाएं। और इस हद तक आसान किया गया है कि
सामान्य आमदनी वाले लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं। अब एक मुद्दा उठता था कि कई सारे प्रोविजन है, पता नहीं नए में उसके जगह पे क्या आया, कौन सा सेक्शन पुराने में था उसके बराबर का सेक्शन कौन सा है। तो इसमें एक मैपिंग की सुविधा की जा रही है कि मौजूदा जो सेक्शन नए बिल में है वो पुराने बिल के किस सेक्शन के साथ होगा। तो ये मैपिंग की व्यवस्था भी की जा रही है जो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रहेगी, और कोई विवाद होने पर पुराने बिल का हवाला दिया जाएगा, इस बात की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। लेकिन ये सारा जो बिल है अभी एक बिल के शक्ल में है, इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाएगा। सेलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट अगले सत्र मतलब मानसून सत्र के पहले दिन तक सौंपेगी, और कमेटी की रिपोर्ट सौंपने के बाद फिर उस पर विचार होगा और तब जाके बिल अंतिम स्वरूप में आएगा, और बिल लागू होने के बाद, बिल पारित होने के बाद उसे लागू किया जाएगा। फिलहाल जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक 1 अप्रैल 2026 से इस बिल को लागू किया जाना है। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी, संसद से आई इन दोनों बड़ी खबरों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 2 दिन के दौरे पर वॉशिंगटन पहुंच गए हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी चौथे ऐसे वर्ल्ड लीडर हैं जिनसे ट्रंप की मुलाकात हो रही है। इस लिहाज से मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी को ब्लेयर हाउस में ठहराया गया है। यहां पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आज देर रात यानी भारतीय समय के हिसाब से रात के 2:30 बजे ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। इसके अलावा डेलीगेशन लेवल पर भी मीटिंग्स होंगी। इसमें ट्रेड, डिफेंस और रणनीतिक दोस्ती पर बातचीत की जाएगी। ट्रंप के टैरिफ प्लान को लेकर भी बातचीत होगी। इसके अलावा व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप प्रधानमंत्री के लिए प्राइवेट डिनर भी होस्ट करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी एलन मस्क से भी मिलेंगे, और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड से भी मुलाकात की। तुलसी गबार्ड को ट्रंप ने अमेरिका का इंटेलिजेंस चीफ बनाया है। तुलसी गबार्ड अब डायरेक्ट इंटेलिजेंस के मसले पर राष्ट्रपति ट्रंप को सलाह देंगी। आपको बता दें तुलसी गबार्ड भारतीय मूल की हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जब ट्रंप से मिलेंगे तो क्या बातचीत होगी, क्या बड़ा एजेंडा है, वॉशिंगटन डीसी से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय सूरी। बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है, बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है। अपनी जगह फ्रांस की विजिट का भी बहुत महत्व रहा, लेकिन यहाँ पर ट्रंप की नई नीतियों ने, या मर्जियाँ कहिए, एक नई उथल पुथल मचाई हुई है। कुछ निश्चित नहीं है कि वो आगे क्या करेंगे और क्या नीतियाँ अपनाएंगे। तो इस स्थिति में जब एक नई चिंता उठ खड़ी है, तो भारत की कोशिश होगी, प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश होगी कि भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध हैं वो पक्के रहें, इकोनॉमिक तौर पर और पॉलिटिकल तौर पर। इकोनॉमिक तौर पर आप देखें तो ट्रंप ने ये कहा है कि जितना टैक्स भारत, यानी कि टैरिफ्स भारत लगाता है अमेरिकी सामान पर, उतना ही टैक्स अमेरिका अब भारत की एक्सपोर्ट्स पर लगाएगा। अगर यदि ऐसा हुआ तो भारत के लिए अमेरिका के साथ व्यापार करना बहुत कठिन हो जाएगा। भारत के टैरिफ्स काफ़ी ऊंचे हैं, और अगर अमेरिका ने भी उतने ही ऊंचे टैक्स लगा दिए भारत की सामान पर, भारत की एक्सपोर्ट्स पर, तो कंपनियां तो धंधा कर ही नहीं पाएंगी। दूसरी ओर देखिए, इलीगल माइग्रेशन को लेकर एक हमने देखा जहाज़ आए, 104 लोग आए वहाँ से, अमेरिका से इंडिया पहुँचे, लेकिन ये तो 100 लोगों की बात हो रही है। माना जाता है कि कई लाख लोग हैं भारत के जो यहाँ बसे हुए हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जो गैर कानूनी बसे हुए या किसी वक्त गैर कानूनी आए थे और अब वही स्थिति चली आ रही है। इनमें से अगर अधिकतर लोगों को भी भारत भेजा जाए तो ये बहुत भारी समस्या उठ खड़ेगी यहाँ पर उनके लिए अमेरिका में, और साथ में भारत के लिए भी। तो एक बहुत ही अनसर्टन सिचुएशन चल रही है, और प्रधानमंत्री मोदी का प्रयत्न रहेगा कि इसको एक मजबूती पर लाएं और संबंध जो हैं उनको स्टेबल करें, और एक आगे रास्ता ढूंढें और अपनाएं जिसमें दोनों देश साथ साथ काम कर सकें और आगे बढ़ सकें। शेयर बाजार की निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुए। सेंसेक्स 78 पॉइंट गिरा, तो वहीं निफ्टी में 14 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में बिकवाली हावी रही। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं आज किन स्टॉक में तेजी और कहां दबाव दिखाई दिया?
तो डेफिनेटली सेकेंड हाफ में हमें बाजार के अंदर एक प्रेशर तो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन देखते हैं कि इस प्रेशर में रहने के बावजूद ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो उभर के आए हैं। निफ्टी की गेनिंग साइड की बात करी जाए तो सन फार्मा में करीबन 3% की तेजी है। केवल सन फार्मा ही नहीं बल्कि अगर फार्मा सेक्टर ही देखें तो वहां पे एक अच्छी खासी तेजी का मोमेंटम आज देखा गया है। इसके अलावा बजाज फिनसर्व में 3.5% का इजाफा, टाटा स्टील 3% और बजाज फिनेंस में हमें 2.5% की तेजी देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट में इन्फोसिस, हीरो मोटोकॉर्प, अडानी पोर्ट्स और अडानी एंटरप्राइजेस तो 5% की कमजोरी के साथ आज के सत्र में बंद होता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप गेनिंग की बात करी जाए तो यहां पे मुथूट फाइनेंस, इसके नंबर्स आए थे, नंबर्स काफी रोबस्ट हैं, आगे का पोर्टफोलियो भी काफी स्ट्रांग है। उसके बाद 6.5% की तेजी, एसबीआई कार्ड में 5.5%, गोदरेज प्रॉपर्टीज 5% और सेल में भी लगातार दूसरे दिन हमें इस तरीके की तेजी का सत्र देखने को मिला है। लूजिंग स्ट्रीक में देखा जाए तो कोलगेट, यानी कि अगर हम पूरा का पूरा एफएमसीजी पैक देखें तो वहां पे प्रेशर बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया, 2.5% की कमजोरी, एम्फेसिस 2.25%, पीआई इंडस्ट्री में 4% और वोल्टास आज करीबन 4% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। यानी कि इसके बाद अगर हम देखें कि आईटी, क्योंकि आईटी में भी आज काफी ज्यादा प्रेशर बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया, तो देख लेते हैं कि एलटीआई माइंट्री 2%, एलएनटी टेक में 2%, कोफॉर्ज करीबन 2% और एम्फेसिस तो जो इससे पहले भी हमने देखा था कि 3% की कमजोरी लेके आज के सत्र में बंद हुआ है। तो आईटी ने कहीं ना कहीं प्रेशर बाउंड अप किया है, एफएमसीजी ने प्रेशर बाउंड अप किया है, लेकिन इन सब में ही फार्मा एक अलग निकल के आया है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। वहीं हेक्सगॉन पार्टनर्स के डायरेक्टर तुषार प्रधान ने सीएनबीसी आवाज के साथ मार्केट आउटलुक पर बातचीत की है। इस दौरान तुषार प्रधान ने कहा कि लंबी अवधि के लिए खरीदारी का सही समय है। ये तो आपके होराइजन पे डिपेंड करता है। जैसे कोई अगर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी मार्केट, इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहे तो मेरे ख्याल से टुडे इज द बेस्ट डे टू डू इट। रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर आपका व्यू अगर 1 साल का है तो मेरे ख्याल से सिलेक्टिवली, जैसे आपने कहा, कई एरियाज में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, स्पेशली सम कंपनीज इट्स फैक्ट 50% से ऊपर जिनकी इरोजन प्राइस में हो गई है। क्लियरली देयर मस्ट बी सम वैल्यू देयर। तो मेरे ख्याल से अगर व्यू आपका इंटरिम है तो मेरे ख्याल से दिस माइट बी जस्ट अनदर गुड टाइम। बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। सोमवार से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। एग्जाम स्ट्रेस से कैसे दूर रहें और एंजाइटी होने पर क्या करें, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। परीक्षा का तनाव, काम के सुझाव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रोड एक्सीडेंट की हालत में लोगों को कैशलेस ट्रीटमेंट मिले, इसके लिए सरकार स्कीम ला रही है, लेकिन हमें मिली जानकारी के मुताबिक गोल्डन आवर के कंप्लायंस पर पूरा मामला अटक गया है। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। हमारे साथ अब आलोक लाइव जुड़ रहे हैं। तो आलोक, बताएं क्या जानकारी आपको मिल रही है? काफी अहम ये स्कीम है, किस बात पर देरी हो रही है? बिल्कुल, देखिए, जो सरकार की मंशा है इस स्कीम को लेकर, जो कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर जो सड़क दुर्घटना में जो लोग घायल होते हैं उनके लिए कैशलेस ट्रीटमेंट को लेकर जो स्कीम ला रही है सरकार की मंशा, यही है कि जो लोग सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होते हैं उनका तत्काल इलाज हो सके, ताकि जो कैजुअलिटी को में कमी लाई जा सके। लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो शुरुआती 1 घंटे जो काफ़ी एक्सीडेंट विक्टिम के लिए काफ़ी अहम होते हैं जान बचाने के लिहाज से, उस गोल्डन आवर्स को लेकर इंश्योरेंस कंपनियां को दिक्कत हो रही है। उनका ये कहना है कि इसके कंप्लायंस में काफ़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अभी जो स्कीम में लिखा गया है कि जो ग्रेवेडली इंजर्ड व्यक्ति का इलाज 1 घंटे के अंदर शुरू करना है, वो भी कैशलेस ट्रीटमेंट 1.5 लाख रुपए की रखी गई है और 7 दिन इसका इलाज की मियाद है। तो ये ग्रेवेडली इंजर्ड की कोई परिभाषा नहीं है अभी तक। इसमें कितना गंभीर व्यक्ति होगा, कितना उसकी एक्सीडेंट हुआ होगा तो उसका इलाज करना है या नहीं करना है, इस बात को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। दूसरा, जो मोटर व्हीकल जो फंड है, विक्टिम फंड है, उस फंड में कंट्रीब्यूशन को लेकर अभी बात अटकी हुई है कि इंश्योरेंस कंपनियां कितना कंट्रीब्यूट करेंगी, गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करेगा, और जो साथ में जो इंश्योरेंस के जरिए जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये कंट्रीब्यूशन बढ़ाने को लेकर जो सरकार ने इसमें इंश्योरेंस कंपनियों को कहा है, उसको लेकर दिक्कत हो रही है। और तीसरी जो दिक्कत हो रही है कि वो
जो खास तौर से गोल्डन रूल को लेकर जो पूरा प्रोसेस है उसको किस तरह से लागू किया जाएगा, इसको लेकर इंश्योरेंस कंपनियां लगातार सवाल उठा रही हैं। लिहाजा इस मुद्दे पर पूरी बात अटकी पड़ी है। हालांकि बिल्कुल आलोक, सरकार जिस तरह से आपने बताया कि 2 से 3 बड़ी दिक्कतें हैं इस पूरी स्कीम में, उम्मीद करते हैं जल्द ही इन दिक्कतों का निपटारा हो और कैशलेस ट्रीटमेंट रोड एक्सीडेंट में भी समय पर मिल सके। शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, इस बार समय से 1 महीना पहले ही देश के अलग अलग हिस्सों में आम मिलने लगे हैं। आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है और किस भाव पर मिल रहे हैं आम, बता रहे हैं संवाददाता केतन जोशी। अभी तो सर्दी पूरी ही नहीं हुई और मार्केट में आम आ गए हैं। इस वक्त मैं अहमदाबाद की नरोड़ा फ्रूट मार्केट में मौजूद हूं और आप देखिए कि अलग अलग प्रकार के आम यहां पर ऑक्शन हो रहे हैं। यहां अभी ऑक्शन होकर अलग अलग जगह पर आम जाएंगे, तो आइए हम चेक करते हैं कि आखिरकार इतना जल्दी आम बाजार में क्यों आ गया और क्या क्या दाम है। सुनील भाई, अभी क्या दाम है और इतना जल्दी आम क्यों आ गया मार्केट में? दाम तो ये पर केजी 150 से लेके 450 रुपए तक है, मगर ये 1 महीने से चालू है। अभी थोड़ा भाव कम हुआ है, पहले 500-600 रुपये हापुस था, अभी 400 रुपये हो गया है। ये अभी 4-5 टाइप की केसर ये आम आ रहे हैं, तोता, बादाम, सुंदरी, हापुस और ये गोला। और ये अभी पहले ट्रेन में माल आता था 3-4 टन, अभी माल आता है करीबन समझो 3-4 गाड़ियाँ आती है, 16 टन की एक गाड़ी होती है। और हमारा केसर गुजरात का कब आएगा? वो मार्च एंड से चालू हो जाएगा। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की असर है, लेकिन अगर आपको पैसे खर्च करने हैं तो अभी इस आम रस का लुत्फ उठा सकते हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति पर बड़ा बयान दिया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार में हमारे रहते बीजेपी सरकार नहीं बना सकती। लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि बिहार की जनता बीजेपी को पहचान चुकी है। कोई असर नहीं पड़ेगा, भाजपा जाएगा। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। भाजपा को लोग जान गए, तुम लोग को भी लोग जान गए। वहीं लालू यादव के बयान पर जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह ने लालू यादव को लोकसभा चुनाव की याद दिलाई और कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। न उनकी लोकप्रियता है, न उनकी पार्टी का कोई आधार बचा है। पूरी तरह से पार्टी के अंदर गहरा असंतोष है। जनता किसी भी सूरत में राजद या उनके साथी दलों की वापसी नहीं चाहती है। ओजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विजय रथ है वो निकल चुका है। जनता का आशीर्वाद है और 225 का लक्ष्य हमने रखा है, उससे ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता देते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। मोदी ट्रंप की मुलाकात आज देर रात होगी और पूरी दुनिया की नजर इस पर है। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर मोदी ट्रंप दोस्ती का नया दौर।